जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम लोग 12वीं फिजिक्स अध्याय 3 विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग, जिसे अपवाह वेग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, शुरू करते हैं। सबसे मजेदार टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसमें अनुगमन वेग से संबंधित ही सारे डेरिवेशन हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, अनुगमन वेग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने एक चालक तार लिया, ध्यान से देखिएगा। एक चालक तार लिया है। कैसा तार है? कटा हुआ तार है। अरे ऐसा तार जो आपके तार पंखा से मेन स्विच में, ये लाइट से मेन स्विच में तार नहीं जुड़ा होता, काले लाल रंग का तार, वही तार, उसी चालक तार का मैंने काट के रख दिया। ये चालक तार है। ठीक है, अब सोचिए, ये हाथ में मैंने जो चालक तार लिया है, क्या इसमें धारा यानी करंट बह रहा होगा? नहीं बह रहा होगा। कटा हुआ तार, कटे हुए तार में कोई धारा नहीं बहती है। अब सोचिए, क्या इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन बह रहा होगा? भाई हमें पता है, हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के गति करने से उसके विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है ना? तो अगर धारा का मान शून्य है तो इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेगा? इलेक्ट्रॉन का गति भी शून्य होगा। ठीक है भाई, कटा हुआ तार है, कटा हुआ तार में अगर धारा नहीं बह रही है तो इलेक्ट्रॉन भी गति नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस चालक तार के अंदर भलाई कटा हुआ तार है, भलाई धारा नहीं बह रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गति कर रहा, तो क्या आप मेरी बात पर मानेंगे? मानेंगे? आप बोलेंगे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन अगर गति करेगा, इलेक्ट्रॉन के गति करने से विपरीत दिशा में धारा बहती है, तब तो धारा भी से बनेगी। यानी कटे हुए तार को अगर मैं छू तो झटके से करंट मारेगा, लेकिन कटा हुआ तार करंट नहीं मारता, यानी उसमें धारा नहीं बहती, यानी इलेक्ट्रॉन को गति नहीं करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं इस बात को समझते हैं। हाँ, मैं मानता हूं धारा नहीं बनती है, ये बात सही है, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता, यानी इलेक्ट्रॉन गति करता है। देखते हैं। तो बच्चों, हमें पता प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना? प्रत्येक पदार्थ ढेर सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इस चालक तार, इस चालक यानी इस धातु का एक परमाणु में निकाल के यहां रख रहा हूं, और इसी एक परमाणु से हम सब कुछ समझेंगे, और इस एक परमाणु के बारे में हम जो भी बताएंगे वो इस चालक के प्रत्येक परमाणु पर अप्लाई कर देंगे। भाई एक परमाणु में जो भी क्रियाएं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो घटना प्रत्येक परमाणु में होती होंगी। ठीक है, तो ये इस चालक तार का परमाणु है। ठीक है, और हमें एक चीज पता है, ये परमाणु के केंद्र में कौन होता है? नाभिक। और नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, एक का नाम होता है प्रोटॉन और दूसरे का नाम होता है न्यूट्रॉन। हमें पता है भैया, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। बचा प्रोटॉन। प्रोटॉन पूरी तरह से धनावेशित होता है, यानी मैं कह सकता हूं नाभिक के अंदर केवल केवल क्या होता है? धनावेश होता है ना? नाभिक के अंदर केवल और केवल पूरी तरह से धनावेश भरा होता है, धनावेश भरा होता है, धनावेश भरा होता है। अच्छा, अगली बात, तो ये नाभिक के बाहर चारों ओर अलग अलग स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और पता हमें कि अगर नाभिक यानी धनावेश, इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश, यानी ये हो गए विजातीय आवेश, और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल काम करता है। क्या? के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, कूलाम बल, है ना भाई? दो आवेशों के मध्य Q1 Q2, दो आवेशों के मध्य कूलाम बल काम करता है। अब ये चूंकि विजातीय है, यानी आकर्षण बल काम करता है। और अगर दोनों आवेशों के बीच दूरी कम है, बीच दूरी कम है, तो बल का मान ज्यादा होगा। यानी नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन, नाभिक से पास वाले इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल, पास वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। यानी ये पास वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधे हुए होते हैं, इसीलिए बच्चों इन पास वाले इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे दोनों विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान कम होता जाता है ना। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे आकर्षण बल का मान कम होगा। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यानी सबसे दूर वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। यानी परमाणु के एकदम बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक नहीं बंधा होता है। इस प्रकार अगर आप इस परमाणु को किसी प्रकार से, किसी माध्यम से, किसी तरीके से ऊर्जा दे दो, तो उस ऊर्जा को सबसे पहले बाहरी वाला कक्षा का इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा और इस बाहरी कक्षा से मुक्त हो जाएगा। इसी कारण से परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यहां तक बात कहानी समझ में आई? भाई नई चीज नहीं, हमने पढ़ा था अध्याय 1 में आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, हमने ये चीज पढ़ा था, अलग नहीं कुछ। ठीक है, ठीक है। अब अगली चीज पर बात करते हैं। यहां तक हो गया। हमने कहा, हम बता रहे हैं ये जहां पे जो कहानी बताएंगे ये पूरी कहानी इस चालक तार के प्रत्येक परमाणु पर लागू होगी, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बात कर रहे हैं हम केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन की। कि हमने भी कहा कि अगर इस परमाणु को मैं किसी प्रकार से ऊर्जा दे दूं तो उस ऊर्जा को सबसे पहले बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बाहरी कक्षा से मुक्त होकर निकल जाएगा और गति करता रहेगा। गति करता रहेगा। कहाँ गति करेगा भाई? ये इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु किसका है? इस चालक का है। तो इलेक्ट्रॉन इसी चालक के पृष्ठ पर गति करता रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, उसी पृष्ठ में गति करता रहेगा। हाँ, परमाणु से मुक्त होकर, मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से गति करता रहेगा, लेकिन रहेगा इसी के पृष्ठ पर, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना है तो इसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब कैसे ऊर्जा दे, कैसे ऊर्जा दे, कैसे ऊर्जा दे, कैसे ऊर्जा दे? हमें पता है बच्चों, ये परमाणु यानी ये चालक, परमाणु किसका चालक है? तो चालक किसी न किसी जगह पर रखा होगा, तो आसपास का वातावरण का कोई न कोई ताप भी होगा, आसपास के वातावरण का कुछ न कुछ ताप भी होगा, है ना। और अगर मान लीजिए आसपास के वातावरण का ताप ज्यादा हुआ, मान लो 28 डिग्री सेल्सियस, और इस चालक के अंदर परमाणु का जो ताप हुआ वो लगभग 25 सेंटीमीटर हुआ, मान लो आसपास के वातावरण का ताप हो गया 28 डिग्री सेल्सियस और चालक के अंदर का जो ताप है 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे तापांतर आ गया। तापांतर आने से क्या होता है? उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है जब तक कि दोनों जगह का ताप एक समान ना हो जाए। तो असल में बाहर यानी वातावरण का ताप ज्यादा है, तो बाहर यानी वातावरण से ये परमाणु उष्मा को अवशोषित करेगा। यानी उष्मा यानी क्या है? एक ऊर्जा है। उष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। यानी असल में परमाणु आसपास के वातावरण के ताप से उष्मा यानी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। ठीक, ये उष्मा को अवशोषित कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उष्मा को यानी ऊर्जा को, उष्मा को यानी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा यानी आसपास के वातावरण से उष्मा को अवशोषित किया है, इस ऊर्जा का दो तरह से प्रयोग करेगा। ध्यान से देखिएगा, बड़े मजेदार डिटेल में आप देखिए। हमने कहा भैया परमाणु के आसपास, ये चालक के आसपास का वातावरण होगा, वातावरण का कुछ कुछ ताप भी होगा, और अगर आसपास का ताप ज्यादा हुआ तो उष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर गति करती है। यानी ये उष्मा जब परमाणु के पास जाएगी, यानी ऊर्जा असल में जा रही, उष्मा यानी क्या? ऊर्जा परमाणु के पास जाएगी तो सबसे पहले बाहरी कक्षा में ही जाएगी। तो बाहरी कक्षा में ऊर्जा जैसे ही आएगी, इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस ऊर्जा को ग्रहण करेगा, इस ऊर्जा को दो प्रकार से प्रयोग करेगा। पहला प्रकार क्या करेगा कि बाहरी कक्षा से मुक्त होने में इसका कुछ हिस्सा लगाएगा। भाई ऊर्जा मान लो 10 जूल है, मान लो 10 जूल है ऊर्जा, मान लो 10 जूल, इतना ज्यादा नहीं होता, फिर भी मान लो 10 जूल है, मान लो, अरे बस उदाहरण दे रहे हैं। तो 5 जूल की ऊर्जा लगाएगा परमाणु की बाहरी कक्षा से मुक्त होने में। अब बचा 5 जूल की ऊर्जा, जो बच गया ऊर्जा है 5 जूल, उस ऊर्जा का प्रयोग करेगा गतिज ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने में।
भैया अगर कोई वस्तु गति करना चाहती है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी होनी चाहिए, है ना। तो क्या बोला, जैसे इलेक्ट्रॉन आसपास के वातावरण से उष्मा यानी ऊर्जा ग्रहण करेगा तो इस ऊर्जा का प्रयोग इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से, दो तरीके या दो हिस्सों में करेगा। पहला हिस्सा परमाणु की बाहरी कक्षा से मुक्त होने में करेगा, और जैसे मुक्त होगा अगला जो शेष हिस्सा बचा हुआ है उसको पूरी पूरी शेष हिस्सा वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेगा। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के पास जैसी गतिज ऊर्जा आएगी, इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और मुक्त होने के बाद गति करता है। ठीक है ना, आसपास के ताप से उष्मा को यानी ऊर्जा को अवशोषित करेगा और उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा मुक्त होने में और शेष हिस्सा गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके गति करने में लगा देता है। ठीक है, ठीक है, इतनी समझ में आई। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया और गति भी करने लगा आसपास के ताप से ऊर्जा पाकर। आसपास के ताप से ऊर्जा पाकर तो हम आसपास के ताप वाली ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहेंगे, तापीय ऊर्जा कहेंगे। और आप उष्मीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, आसपास से उष्मा ग्रहण कर रहा है वही तो ऊर्जा है, तो आप उष्मीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, तापीय ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इस तापीय ऊर्जा को ग्रहण करके मुक्त होगा और गति करने लगेगा। तो गति करेगा तो उसका कुछ कुछ चाल भी होगी, कोई कोई चाल भी होगी। तो बच्चों तापीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन में जिस प्रकार की चाल आ जाएगी उस चाल को मैं तापीय चाल कहने वाला हूं, तापीय चाल। और एक चीज हम आपको बता दें, इस इलेक्ट्रॉन की जो तापीय चाल होती बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा, कितनी, 10⁵ से लेके 10⁶ मीटर प्रति सेकंड तक की चाल होती है। बहुत तेज स्पीड से गति करता भैया, बहुत तेज। यानी समझो 1 सेकंड में 100 से लेके 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने की क्षमता रखता है इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, कटे हुए तार के इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर धारा नहीं बह रही है, उसकी बात कर रहे हैं हम। पूरी कहानी हमने कहा था ना, ये एक परमाणु है, ये पूरी कहानी सभी परमाणु के साथ हो रही है, ये पूरी कहानी सभी परमाणु के साथ हो रही है। क्या ये चालक तार असल में कहाँ रखा है, किसी न किसी वातावरण रखा है, तो वातावरण का ताप होगा, उस वातावरण के ताप से तापीय ऊर्जा को अवशोषित करेगा बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन आसपास के ताप से तापीय ऊर्जा को अवशोषित करेगा और उस तापीय ऊर्जा को अवशोषित करके मुक्त होकर गति करने लगेगा। और प्रत्येक परमाणु के बाहरी कक्षा के मुक्त इलेक्ट्रॉन का तापीय चाल 10⁵ से लेके 10⁶ मीटर प्रति सेकंड तक की होती, बहुत तेज चाल होती, बहुत तेज स्पीड होती है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब जैसे ही बच्चों परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, जैसे ही परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। भाई परमाणु में जितना धनावेश होता है ऋणावेश होता है, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऋणावेश की कमी आ गई, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यानी परमाणु अब विद्युत रूपेण धनावेशित हो जाएगा। यानी प्रत्येक परमाणु के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यानी अब प्रत्येक परमाणु असल में धनावेशित हो गया है, प्रत्येक परमाणु असल में अब क्या हो गया है, धनावेशित हो गया है। अब बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन सब जगह से निकल चुका है, बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन सब जगह से निकल चुका है। सही है, इस प्रकार से प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है और प्रत्येक परमाणु असल में अब धनावेशित हो गया है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब आगे थोड़ा और समझते हैं। हमने बताया भैया, अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है असल में चालक के पृष्ठ पर ही, यानी चालक के अंदर ही गति करते, बाहर नहीं निकलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसी न किसी दिशा में, किसी न किसी दिशा में गति कर रहे होंगे, किसी न किसी दिशा में गति कर रहे हैं। अच्छा, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ये अनियमित दिशा में गति करते रहते, कोई निश्चित दिशा नहीं है इनकी, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, अनियमित दिशा में गति करते रहते। 5 है ना, 5 दिखा रहे हैं। ठीक है, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती भाई, किसी भी दिशा में गति कर रहे हैं, धुम नाम नुम, ये कोई यहाँ जा रहा, कोई वहां जा रहा, कोई यहाँ जा रहा, कोई यहाँ जा रहा, कोई निश्चित दिशा नहीं है इनकी। अब निश्चित दिशा में गति ना होने से क्या होगा, गति ना होने से क्या होगा, इनका जो वेग होगा बच्चों, ध्यान से ध्यान ध्यान से ध्यान से, वेग
और इसी वेग को मैं तापीय वेग कहूंगा। पूरी कहानी केवल ताप या उसमें कारण हो रही है। इनका जो तापीय वेग हो जिसे मैं यू से प्रदर्शित कर रहा हूं, असल में शून्य हो जाएगा। ध्यान, मैंने चाल शून्य नहीं कहा, मैंने वेग शून्य कहा। भाई चाल और वेग में अंतर होता है। चाल क्या चीज है? चाल क्या चीज है? चाल है बच्चों दूरी बटे समय। चाल है दूरी बटे समय। भैया अगर ये गति कर रहा तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय कर रहा होगा ना। बहुत दूरी तय करता है। कितना? 100 से 1000 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ज्यादा दूरी तय करता है। चालक के अंदर ये बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज दौड़ रहा है। पूरे चालक के अंदर दौड़ रहे हैं, पूरे चालक के अंदर घूम रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं ना। दूरी तय कर रहे हैं तो इनकी कुछ जो चाल होगी, ये चाल होगी। बहुत ज्यादा दूरी तय करते हैं, बहुत तेज इनकी स्पीड होती है। लेकिन वेग शून्य जाता है। वेग अलग चीज है। वेग क्या चीज है? वेग होता है बच्चों विस्थापन बटे समय होता है। वेग होता है विस्थापन बटे समय। अब आप खुद सोचे, देखिए यहां से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त होता है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यानी परमाणु अब असल में धनावेशित कण की भांति व्यवहार करेंगे। परमाणु अब बच इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बचा? धनावेश की मात्रा ज्यादा है, धनावेशित कण की भांति व्यवहार करेगा। ठीक। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखा रहे हैं, बाहर दिखा रहे हैं, बाहर दिखा रहे हैं आपको। जैसे इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर, अब परमाणु बाहरी कक्षा के परमाणु से बाहर निकल के गति करेगा मुक्त रूप से, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पास ऋणावेश होता है। अब प्रत्येक परमाणु धनावेश हो गए हैं, तो भैया धनावेश तो गति करेगा नहीं। ठोस से चालक क्या तो ठोस होता है। ठोस में धनावेश नहीं गति करता, केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है ठोसों में। गैसों में सब कुछ गति करते हैं, धनावेश ऋणावेश दोनों गति करते हैं। हम ठोस इन चालक क्या तार तार ठोस की बात कर रहे हैं। धनावेश तो अपनी जगह पर ही रहेगा। तो जैसे ही ऋणावेश इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो भाई धनावेश इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच लेगा आकर्षित करके। लेकिन लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन जाके चिपक जाएगा? नहीं। क्यों? आसपास का वातावरण से तापीय ऊर्जा तो लगातार वो ग्रहण कर रहा है, लगातार उसके अंदर तापीय चाल बनी हुई है, इसलिए वो किसी से चिपकेगा नहीं। हाँ, आकर्षित जरूर होता जाएगा। इस प्रकार जैसे इलेक्ट्रॉन गति करेगा मुक्त रूप से तो धनायन यानी धनावेश इसको अपनी ओर आकर्षित करके खींच लेंगे और फिर यहां से निकलेगा, फिर गति करेगा, अगला धनावेश इसको आकर्षित कर लेगा, फिर गति करेगा, निकलेगा, फिर आराम से निकलेगा, फिर अगला धनावेश इसने आकर्षित कर लिया, फिर निकला अगला धनावेश। मान लो यहाँ भी धनावेश है, अगले धनावेश से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस प्रकार देखिए घूम फिर के वो वहीं पे पहुंच रहा है। रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा भैया। आसपास का ताप तो बना हुआ है, तापीय ऊर्जा लगातार ग्रहण कर रहा है, यानी इसके अंदर लगातार तापीय चाल बनी हुई है, तो गति तो कर रहा है, दूरी तो तय कर रहा है, चाल तो इसके पास, लेकिन विस्थापन बार बार शून्य हो रहा। क्यों? जैसे निकलता धनावेश आकर्षित कर लिया, निकला धनावेश आकर्षित कर लिया, फिर निकला धनावेश आकर्षित कर लिया, तो निकलता है तो धनावेश आकर्षित कर करके घूम फिर के वही पहुंच रहा है, यानी विस्थापन 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 शून्य हो रहा है। अब विस्थापन बटे कुछ भी समय हो शून्य नहीं होगा। अब विस्थापन बटे समय को बच्चों कहते हैं वेग। यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहा है, मस्त स्पीड से गति कर रहा है, लेकिन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन धनायन से इतना ज्यादा टकरा टकरा के गति कर रहा है कि घूम फिर के अपने ही धनावेश तक पहुंच जाता है, फिर निकलता है, घूम फिर के वहीं पहुंच जाता है, यानी विस्थापन हर बार शून्य हो रहा है। इस कारण से इनका वेग शून्य हो जाता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य हो जाता है। तो मान लीजिए मैंने पहले इलेक्ट्रॉन के वेग को कह दिया u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेग को मैंने कह दिया u2। इस प्रकार इसके अंदर तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉनों के वेग को मैंने दिखा दिया आपको u1 प्लस u2 प्लस ढेर सारे इलेक्ट्रॉनों का वेग है un। और अगर मैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के तापीय वेग का औसत निकालूं तो ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाता है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, जो कि आएगा शून्य। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य है तो ये शून्य शून्य का औसत भी तो शून्य ही आएगा। तो समझे? आपसे कोई पूछेगा कि कटा हुआ चालक तार है, उसके अंदर धारा नहीं बह रही है, तो क्या इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है? हाँ कर रहा है,
किस वजह से कर रहा है? आसपास के ताप से तापीय ऊर्जा को ग्रहण करके तापीय चाल से गति कर रहा, बहुत तेज चाल है, बहुत तेज स्पीड है, दूरी तय कर रहा है, पूरे चालक के अंदर दौड़ तो रहा है, लेकिन घूम फिर के वही पहुंच जाता है, इतने सारे धनायनों से टकराटे होती हैं, घूम फिर के वही पहुंच जाता है, यानी विस्थापन इसका शून्य हो जाता है। विस्थापन शून्य यानी वेग शून्य। इस प्रकार अल्टीमेटली प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य हो जाता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत निकालोगे तो भी शून्य नहीं आएगा भाई, शून्य धन शून्य धन शून्य धन कुछ भी हो शून्य नहीं आएगा। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का बच्चों तापीय वेग का औसत वेग शून्य होता है, और औसत वेग शून्य हो गया, असल में औसत वेग शून्य हो गया, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग शून्य हो गया है, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग शून्य हो गया है, शून्य हो गया, इस कारण से इसके अंदर धारा शून्य है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, हाँ कर रहा है, चार्ज इसके अंदर है, बहुत तेज स्पीड में गति कर रहा है, वेग शून्य है, औसत वेग शून्य है, इसलिए धारा शून्य है। देखिए पहली कहानी है, पहली कहानी पहली कहानी है, पहली कहानी यानी अगर आपके हाथ में एक कटा हुआ चालक ले ले तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, हाँ वेग शून्य है, वेग शून्य, ये बात सही है, वेग शून्य है। ठीक, अब अगली कहानी करते हैं। यहां तक सब कुछ समझ में आया अच्छे से? बहुत बढ़िया। अगला अगला टॉपिक, अब हम लोग इस चालक तार को विद्युत क्षेत्र में रखने वाले हैं। सोचो भला क्या होगा। अब हम इस चालक तार को विद्युत क्षेत्र में रखने वाले हैं ना, ये जो बाहर हमने तीर का निशान बनाया है असल में इलेक्ट्रॉन की गति है, ये इलेक्ट्रॉन अनियमित दिशा में गति करता है। कोई टकरा रहे तो जो धनायन आकर्षित कर लिया उसी दिशा में गति करने लगे, फिर निकला अगला धनावेश आकर्षित कर लिया, फिर निकला अगला धनावेश आकर्षित कर लिया। तो किसी भी दिशा में अनियमित दिशा में अनियमित गति करते रहते हैं, इस प्रकार से घूम फिर के अपनी जगह पर ही आते जाते हैं। तो विस्थापन शून्य, वेग शून्य, कुल वेग औसत वेग भी शून्य, तो इसलिए धारा शून्य। ठीक है, अब मैं बच्चों इस चालक तार को विद्युत क्षेत्र में रखने वाला हूं, विद्युत क्षेत्र में रखने वाला हूं, इस चालक तार को मैं अब विद्युत क्षेत्र में रखने वाला हूं, विद्युत क्षेत्र में रखने वाला हूं। तो हमें पता है भैया कि जब किसी चालक तार को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर एक बल लगने लगता है। विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा हो, भैया चालक के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन आवेशित तो है, इलेक्ट्रॉन आवेशित तो है। तो असल में विद्युत क्षेत्र में ही चालक तार रखा है। तुम ये देखो ध्यान से, विद्युत क्षेत्र में चालक के अंदर के आवेश इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, बल लगेगा, बल लगेगा। क्या? विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है। और हमें पता है भैया, हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेश पर बल लगता है। यानी अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे बनेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में बल का अनुभव करेगा, विद्युत क्षेत्र ऐसे बनेगा तो धनावेश इसी दिशा में बल का अनुभव करेगा, यानी इसी दिशा में धनावेश गति करता रहेगा। ठीक, तो ये चीज है। तो विद्युत क्षेत्र जैसे लगेगा इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करने लगेगा, यानी अभी तक तापीय वेग के कारण इलेक्ट्रॉन दिशाहीन अनियमित दिशा में गति कर रहे थे, लेकिन विद्युत क्षेत्र के लग जाने से उन्हें एक दिशा मिल जाएगी कि भैया अब हमें असल में इस दिशा में गति करना है। विद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में है, इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, अब हमें असल में गति तो हम कर रहे हैं लेकिन अब इस दिशा में आगे भी हमको बढ़ना है। अब यहां से मिल जाएगी इन्हें दिशा, दिशा। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लगातार तापीय वेग से गति करते हुए धनायन से टकराते हुए आगे की ओर भी बढ़ेंगे, आगे की ओर भी बढ़ेंगे। इस प्रकार बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन 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 तापीय चाल से बहुत तेज स्पीड से गति करते हुए धनायन से टकराते हुए आगे की ओर भी बढ़ते जाएंगे, आगे की ओर भी बढ़ते जाएंगे, आगे की ओर भी बढ़ते जाएंगे। तो देखिए पहले इलेक्ट्रॉन की स्थिति ये थी, अब इलेक्ट्रॉन की स्थिति ये हो गई, यानी यहां पर कुछ विस्थापन आया ना, कुछ विस्थापन आया,
तो यानी पूरे इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा कर टकरा टकरा कर टकरा टकरा कर आगे की ओर आ जाएंगे और यहाँ पे जमा हो जाएंगे, यहाँ पर जमा हो जाएंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे। क्योंकि कटा हुआ तार है तो तार के बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, तो तार के सामने वाले पृष्ठ में जमा हो जाते हैं। कुछ समय के लिए ही सही, इलेक्ट्रॉन के अंदर विस्थापन तो आया। और ये जो बच्चों तापीय चाल के कारण, तापीय चाल के कारण, तापीय चाल के कारण जो इनकी स्पीड थी 10⁵ से लेके 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, वो अभी भी है, अभी भी है, अभी भी टकरा टकरा के जो गति कर रहे हैं वो उनकी यही तापीय चाल है। लेकिन जो आगे बढ़ने की चाल है ये दूसरी चाल है। अभी ये जो आगे बढ़ने की चाल है दूसरी चाल है। तो आगे बढ़ने की चाल होती है इनकी 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड हो जाती, बहुत कम वेग से गति करते हैं, बहुत कम, 10⁵ 10⁻⁴ यानी 10⁹ से 10 मीटर प्रति सेकंड का डिफरेंस आ गया है। बहुत कम चाल से, बहुत कम वेग से आगे की ओर गति करते हैं। हाँ, इसको आप वेग भी कह सकते हैं ना। तो अब विस्थापन तो आ गया कुछ, तो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पहुंच गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पहुंच गया है, तो कुछ तो वेग आया इनमें, कुछ तो विस्थापन आया, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर रुक जाता है, इलेक्ट्रॉन रुक गया, वेग शून्य, फिर से धारा शून्य। यानी बहुत, अरे यार तुम विद्युत क्षेत्र लगाओ तुरंत एक कहानी हो जाती है, तुम विद्युत क्षेत्र लगाओ तुरंत एक कहानी हो जाती है। क्या कि इलेक्ट्रॉन लड़ते 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 गिरते पड़ते आगे पहुंच जाते हैं और चालक के इस वाले सिरे पे आके जमा हो जाते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से बच्चों ये वाला सिरा धनावेशित सिरे की भांति व्यवहार करने लगेगा। क्या धनावेश गति करता है? चालक यानी ठोस के अंदर का धनावेश गति नहीं करता, गति केवल करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करता हुआ आगे आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में धनावेश कमी हो जाएगी, इस कारण से यहाँ पे धनावेश की मात्रा ज्यादा दिखाई देगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे धनावेश एकत्रित हो गया, ये कहानी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा होगा, यहाँ पे धनावेश जमा होगा, तो हमें एक चीज और पता है कि भैया विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। यानी चालक अपने अंदर धनावेश ऋणावेश की ओर एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित कर लेगा, एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित कर लेगा। इसे प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्रेरित क्यों? कि भैया बाहर विद्युत क्षेत्र के आने से ना ये सब घटना हुई है, बाहर विद्युत क्षेत्र के आने से इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हुआ, धनावेश यहाँ जमा हुआ और अंदर एक विद्युत क्षेत्र बन गया। तो किसी के आने से जब कोई चीज बनती उसे कहते हैं प्रेरित। जब ये नहीं था तो ये भी नहीं था, है ना। तो बाहर विद्युत क्षेत्र के आने से ये न बना है तो इसे कहते हैं प्रेरित, यानी इसके से प्रेरित हो गया है। ठीक, तो बाहर विद्युत क्षेत्र बना तो चालक के अंदर भी एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र बन गया, जो कि चालक के अंदर भी प्रेरित विद्युत क्षेत्र बन गया, जो कि बाहर विद्युत क्षेत्र के विपरीत और बराबर परिमाण में बनता है। यानी अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र 2 न्यूटन प्रति कूलम का बनेगा तो चालक अपने अंदर भी उतनी ही मात्रा का, 2 न्यूटन प्रति कूलम, उतनी ही मात्रा यानी उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र प्रेरित कर लेता है। इस प्रकार इन दोनों विद्युत क्षेत्र का नेट विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? 2 - 2 शून्य। इस प्रकार चालक के अंदर का बच्चों नेट विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। अब चालक के अंदर का नेट विद्युत क्षेत्र शून्य, यानी बचे जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की ओर नहीं आएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन जब रहता है, सॉरी, जो विद्युत क्षेत्र अंदर जब जाएगा, विद्युत क्षेत्र जब बनता है तभी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो भैया इस इलेक्ट्रॉन में जमा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो गया, ये धनावेश यहाँ जमा हो गया, विद्युत क्षेत्र बन गया। अब ये बाह्य विद्युत क्षेत्र अंदर नहीं आ पाएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र अंदर नहीं आ पाएगा। इस कारण से जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वह जैसे पहले अनियमित गति तापीय चाल से गति कर रहे थे अभी भी करते होंगे। भैया चालक के अंदर 1 मीटर क्यूब यानी एकांक आयतन में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते, बहुत इलेक्ट्रॉन होते, बहुत। तो कुछ इलेक्ट्रॉन आगे आ गए विद्युत क्षेत्र के कारण, कुछ धनावेश पीछे पहुंच गए, तो कुछ विद्युत क्षेत्र बन गया।
बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर विपरीत विद्युत क्षेत्र बन गया। लेकिन जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहे हैं, आसपास के ताप से तापी ऊर्जा ग्रहण करते हुए तापी चार्ज से लगातार धुम धड़ाम धुम धड़ाम धुम धड़ाम धुम धड़ाम धुम धड़ाम नेट वेग शून्य कर रहे हैं। तो अभी भी इनका नेट वेग शून्य ही है, औसत वेग शून्य ही है। इलेक्ट्रॉन यहां जमा, धनावेश यहां जमा। ये ही दूसरी कहानी। अब तीसरी कहानी जो हमारा फाइनल कहानी होगा, बड़े ध्यान सुनिएगा। अब मैं एक चीज समझ पा रहा हूं, अंदर का विद्युत क्षेत्र शून्य है, इस इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, लेकिन तापीय चाल से गति कर रहा है और तापीय वेग शून्य है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को गति कराना है तो अंदर का ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, इसको हटाना होगा। भैया नेट विद्युत क्षेत्र खत्म होगा तभी तो अंदर विद्युत क्षेत्र आएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र अंदर आएगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र अंदर आएगा तो कोने कोने के इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करेंगे। जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र अंदर आ गया तो अंदर के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन की गति करने से विपरीत दिशा में धारा बनने लगेगी, धारा बनने लगेगी। अगर मुझे धारा बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को गति कराना होगा। इलेक्ट्रॉन का नेट वेग शून्य नहीं होना चाहिए और ये तभी हो सकता है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर आ जाए। बाह्य विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर कब आएगा, जब चालक के अंदर का प्रेरित विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। चालक के अंदर का प्रेरित विद्युत क्षेत्र कब समाप्त होगा, जब ये जो ऋणावेश और धनावेश यहाँ पे जमा है ये खत्म हो जाए। ये खत्म तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र खत्म, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र अंदर आ जाए। फिर अंदर का विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं रह जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन गति करेगा और विद्युत धारा चालक के अंदर बनने लगेगी। तो हमें ये करना है, तो अब हमें ये करना है। तो चलिए अब यही करते हैं, जो चाहता है चालक वही करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब बस अंतिम कहानी है, ध्यान से देखिएगा। ये वही चालक है, ऊपर वाला चालक ये, ऊपर वाला चालक ये, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हुए हैं, यहाँ पे धनावेश एकत्रित हैं। अभी जो कहानी हो रही है वो तो हो ही नहीं है, ठीक। और अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र बन रहा है, अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र बन रहा है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र बन रहा है, अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र बन रहा है, ठीक। अब बच्चों अब पूरी कहानी भी चल रही है। धनायन ये परमाणु है, इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से तापीय चाल से गति कर रहे हैं, धुंधराम कर रहे हैं, सब ठीक वैसे ही, पूरा वैसे काम। अब जैसे इस चालक के दोनों सिरों को ध्यान से देखिएगा, जैसे इस चालक के दोनों सिरों को मैं बैटरी से जोड़ूंगा, बैटरी से जोड़ूंगा, बैटरी से जोड़ूंगा, बैटरी क्या करता है, बैटरी विभवांतर उत्पन्न कर देता है, विभवांतर के कारण विद्युत धारा बनती है। पहले लेक्चर में हमने सीखा था ना कि विभवांतर यानी आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है तब विद्युत धारा बनती है। आखिरी हमने एक चीज और बताया था कि इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है तब असल में विद्युत धारा बनती है। तो मुझे विभवांतर तो चाहिए ना, निम्न विभव उच्च विभव चाहिए, तो बैटरी यही काम करती है। बैटरी क्या करती है, विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ये बैटरी के दो इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, एक इलेक्ट्रोड धनावेशित होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होता है। और ये इलेक्ट्रोड का धनावेश कभी समाप्त नहीं होता है, इस इलेक्ट्रोड का ऋणावेश कभी समाप्त नहीं होता है। हाँ, ये औरों को समाप्त कर देते हैं। यानी जब बैटरी के धनावेशित सिरे को मैं चालक के इस सिरे से जोड़ूंगा तो चालक का ये वाला सिरा बच्चों हो जाएगा पूरी तरह से धनावेशित। मैं चालक के इस वाले सिरे को, ए सिरा मैंने कह दिया, इसको मैंने कह दिया बी सिरा। चालक के ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ूंगा तो चालक का ए सिरा पूरी तरह से धनावेशित हो जाएगा। तो जैसे ये वाला सिरा धनावेशित होगा तो धनावेश पूरे ऋणावेश इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गया। सही है, यानी अब ये वाला सिरा बच्चों धनावेशित हो जाएगा, ये वाला सिरा धनावेशित हो जाएगा, ये वाला सिरा धनावेशित हो जाएगा। ये आप ये समझ लीजिए, भाई धनावेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। धनावेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो पूरा इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पहुंच जाएगा और ये वाला सिरा
कभी ऋणावेशित नहीं होगा, यानी धनावेशित रहेगा। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए ये चालक का बी सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है, तो चालक का जो बी सिरा है बच्चों, ये ऋणावेशित हो जाएगा। चालक का बी सिरा जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है, तो ऋण सिरा असल में चालक को ऋणावेशित कर देगा। तो ये ऋणावेशित सिरा यानी जो ऋणावेश है, ये पूरे धनावेश को खा जाएगा, पूरा धनावेश समाप्त। या ये समझो कि ऋणावेशन का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहां जाकर पूरे धनावेश को समाप्त कर देगा और हमेशा इस सिरे को ऋणावेशित बना के रखेगा। ठीक है ठीक है। पहली बात क्या हमने कहा, चालक के दोनों सिरों को हमने बैटरी से जोड़ दिया, तो धनावेशित सिरा जो चालक के ए सिरे से जुड़ा है, पूरा ऋणावेश समाप्त हो जाएगा। और चालक का बी सिरा जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है, ये ऋण सिरा चालक के बी सिरे को पूरी से ऋणावेशित कर देगा, तो पूरा धनावेश समाप्त हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब असल में ए सिरा धनावेशित हो गया है, बी सिरा ऋणावेशित हो गया है, विभवांतर बन गया, विभवांतर बन गया भैया। धनावेशित सिरे को हम लोग कहते हैं उच्च विभव, धनावेशित सिरे को हम कहते हैं उच्च विभव, और ऋणावेशित सिरे को हम लोग कहते हैं निम्न विभव, निम्न विभव। पहली चीज, यानी बैटरी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर दिया, विभवांतर उत्पन्न हो गया। ठीक है, विभवांतर उत्पन्न होने से ये वाला सिरा हो गया धनात्मक, ये वाला सिरा हो गया ऋणात्मक। अब जैसे बच्चों यहाँ से ऋणावेश, यहाँ पे धनावेश समाप्त हो गया, तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी तो समाप्त हो गया है, ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी समाप्त हो गया है। और ध्यान देखिए, अब ये बैटरी क्या है, बाह्य स्रोत है। अब बाह्य स्रोत के आने से अब सब कुछ बाहरी चीज आ जाएंगी। यानी देखो ध्यान से, अगर ये धनावेशित है, ऋणावेशित है, तो हमें पता विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर बनती है, विद्युत क्षेत्र दिशा धनावेश ऋणावेश की ओर बनती है। तो ये जो बाह्य बैटरी है, चालक के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, यही हम चाह रहे थे, अंदर का ये ऋणावेश से धनावेश समाप्त हो जाए, ऋणावेश समाप्त हो गया, धनावेश समाप्त हो गया, तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र समाप्त हो गया, और बाह्य विद्युत क्षेत्र अंदर आ गया, बाह्य विद्युत क्षेत्र अंदर आ गया। कैसे कैसे, बैटरी को जोड़ने से। बैटरी को जब जोड़ेंगे तो एक सिरा जो ऋणावेशित था वो धनावेशित हो गया, दूसरा से धनावेशित था वो ऋणावेशित हो गया, तो अंदर का प्रेरित विद्युत क्षेत्र समाप्त हो गया और असल में बाह्य विद्युत क्षेत्र घुस गया, प्लस से माइनस की ओर बनता विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र घुस गया। और जब बाह्य विद्युत क्षेत्र घुस गया, तो अब चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं रह जाएगा, अब बाह्य विद्युत क्षेत्र आ गया। जब तक अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र था, तब तक अंदर का विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र शून्य कहलाएगा, और जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र अंदर गया, तो नेट विद्युत क्षेत्र अब शून्य नहीं रह गया। और ये विद्युत क्षेत्र देखिए ध्यान से बच्चों, हर बिंदु पर बन रहा है, हर बिंदु पर बन रहा है विद्युत क्षेत्र, यानी हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बन रहा है। अब विद्युत क्षेत्र के बनने से प्रत्येक बिंदु पर घूम रहे तापीय चार्ज से मुक्त इलेक्ट्रॉन पर अब बल लगेगा, है ना। प्रत्येक बिंदु पर घूम रहे आवारों की तरह मुक्त इलेक्ट्रॉन पर अब एक बल लगेगा, एक बल लगेगा। कैसा बल भैया, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर कितना बल लगता है, क्यू, और यहाँ पे आवेश को इलेक्ट्रॉन, कितना बल लग रहा होगा। और जैसे इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है, इलेक्ट्रॉन पे त्वरण उत्पन्न हो जाता है, बल लगने से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यानी अब ये इलेक्ट्रॉन असल में त्वरित गति करने लगेंगे, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन आपस में धूम धड़ाम कर रहे थे, अब आगे की ओर विस्थापित भी होने लगेंगे, लेकिन वही टकरा टकरा के आगे की ओर विस्थापित होने लगेंगे। तो असल में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के अंदर त्वरण उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति करने लगेगा, यानी इस बार विस्थापन इसके अंदर आ जाएगा। अब विस्थापन के आ जाने से वेग अब शून्य नहीं रह जाएगा, यानी इसके अंदर अब वेग भी उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन कैसा वेग, कैसा वेग, कैसा वेग, समझो ध्यान से। तो चालक के अंदर प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन जब निकल गए हैं, तो क्या धनावेशित परमाणु कहलाएंगे। ये पुरानी कहानी वही चीज है, खाली एक्स्ट्रा हमने विभवांतर लगाया, विभवांतर लगाने से अंदर विद्युत क्षेत्र बन गया,
विद्युत क्षेत्र के बनने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगने लगा। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हो गया। लेकिन त्वरण क्या हो गया? त्वरण क्या हो गया? वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ने लगा। लेकिन कैसे? ध्यान से देखिएगा कैसे। जो तापीय वेग था पहले जैसा वैसा अभी भी है, आसपास के ताप में कोई प्रभाव नहीं आया। वे तापीय चार्ज जो पहले गति कर रहे थे इलेक्ट्रॉन लड़ते से करते, अभी भी वो गति कर रहे हैं, लेकिन लेकिन लड़ते लड़ते तापीय चार्ज से गति करते करते अब वो आगे की ओर भी गति करने लगी, यानी इनमें दूसरे प्रकार का वेग आ गया है। पहले वाला वेग शून्य था, अब ये वाला जो दूसरा वेग आया ये शून्य नहीं है। इसी वेग के कारण, इसी इलेक्ट्रॉन के वेग के कारण अब धारा बनने वाली। तो हम बात कर रहे हैं किस प्रकार का वेग करेगा ये। तो विस्थापन आया है लेकिन लड़ते लड़ते नजर आ रहा है, तो किस प्रकार का वेग करेगा? देखिए ध्यान से, ये परमाणु पूरी तरह धनावेशित है, जब इलेक्ट्रॉन तो मुक्त है, इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से घूम रहा है। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन भैया 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 ये जब इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करेगा और इस पर बल लगेगा इस ओर विद्युत क्षेत्र के कारण, तो जैसे आगे बढ़ेगा तो अगर धनावेश नहीं आकर्षित कर लेगा, वही कहानी पूरी। फिर निकला एक बल लग रहा है तो आगे फिर निकलेगा, अगर धनावेश इसको आकर्षित कर लेगा। फिर निकला, जैसे निकला अगला धनावेश आकर्षित कर लिया, तो आगे बढ़ रहा है लेकिन टकरा टकरा के आगे बढ़ रहा है। जैसे कहानी पहले चल रही थी टकरा टकरा के, वैसे टकराहट हो रही, लेकिन साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है। फिर जैसे निकलेगा अगला धनावेश आकर्षित कर लेगा। फिर जैसे निकलेगा अगला धनावेश आकर्षित कर लेगा। फिर जैसे निकलेगा अगला धनावेश आकर्षित कर लेगा। इस प्रकार से देखिए पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, यानी इसके अंदर विस्थापन आने लगा, यानी यह अब वेग, इसके अंदर वेग आ गया है और धीमे धीमे इसकी स्पीड बढ़ेगा। लेकिन जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी टकरा कर स्पीड शून्य हो जाएगी। फिर स्पीड बढ़ी फिर टकरा के शून्य हो गई। फिर स्पीड बढ़ी टकरा के शून्य हो गई। फिर स्पीड बढ़ी टकरा के शून्य हो गई। तो बार बार त्वरण तो आ रहा है, वेग बढ़ रहा है, टकरा के वेग फिर शून्य हो रहा है। फिर समझो बात को। हाँ, अल्टीमेटली आगे बढ़ रहा है, ये बात सही है। और ये जो आगे बढ़ने की जो वेग होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने का जो वेग होता है वह 10 की घाते -4 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बहुत कम वेग होता है। तापीय चाल के कारण इसकी गति कितनी थी? 10 की घाते 5 से 6 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत तेज स्पीड से अभी भी वो गति कर रहा है, लेकिन लड़ झगड़ने में पूरे एनर्जी वेस्ट कर रहा है। और ये विद्युत क्षेत्र के आ जाने से बल के कारण जो इसके अंदर गति आ गई है आगे बढ़ने की, ये गति बहुत कम होती है। क्यों भाई? जैसे ही आगे बढ़ता है, वेग बढ़ता है, तुरंत टकरा के शून्य हो जाता है। तो वेग असल में बढ़ी नहीं जा रही है, समझो बात को, ध्यान से समझो। जैसे दो धनायन है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक सेकंड ध्यान से देखिए, एक सेकंड में मान लो इसका वेग बढ़ गया 1 मीटर प्रति सेकंड, मान लो। फिर इसकी गति बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, यानी अगले 1 सेकंड में इसका वेग मान लो हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। भाई बल लग रहा ना भाई, विद्युत क्षेत्र क्या करता है? बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र बल लगाता है, तो बल लगने से क्या होता है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। त्वरण क्या? वेग में परिवर्तन। तो देखिए पहले वेग था 1 सेकंड 1 मीटर प्रति सेकंड, फिर अगले सेकंड वेग और बढ़ गया, और अगले 1 सेकंड में जैसे धनायन के पास गया टकरा के वेग शून्य हो गया। अच्छा मैं इनका औसत वेग निकालू, केवल एक टक्कर का मैं औसत वेग निकालू, तो औसत निकालिए। ये टोटल है समय 3 सेकंड, और ऊपर कितना है? स्पीड, वेग कितना है? 5 धन 1 धन 0, यानी 0 धन 5 धन 1 यानी 6/3 कितना होता है? 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी इसकी स्पीड अलग अलग समय में बढ़ी है, लेकिन इनका जो औसत वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, चलिए यहां टकरा गया। अब फिर अगला धनायन मान लीजिए यहाँ पे, फिर यहां से भैया लगातार विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन त्वरण गति से आगे बढ़ रहा होगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, अब यहां से फिर से आगे बढ़ा, तो मान लीजिए 1 सेकंड में यह 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ा। त्वरण क्या होता है? वेग बढ़ रहा है।
अब फिर अगले 1 सेकंड में इसका वेग और बढ़ गया, मान लीजिए अगले 1 सेकंड में इसका वेग हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड, और जैसे वेग बढ़ने वाला था अगले सेकंड में जाकर टकरा गया तो वेग हो गया 0। यहां भी औसत निकालिए, टोटल समय अंतराल 3 सेकंड। अब कुल वेग कितना बढ़ा, 2 धन 4 धन 0 यानी कितना 6/3 यानी 2 मीटर प्रति सेकंड। वही आ रहा, देखिए ध्यान से, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग तो बढ़ रहा, भाई त्वरण है ना, अरे यार विद्युत क्षेत्र अंदर जाएगा तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा, बल लगने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगेगा, त्वरित गति यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा। देखिए वेग बढ़ रहा, वेग बढ़ रहा, वेग बढ़ रहा, वेग बढ़ रहा, वेग तो बढ़ रहा, लेकिन इनका औसत वेग नियत आ रहा है, औसत वेग नियत कांस्टेंट आ रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र के लग जाने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में बल लगेगा, बल लगने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में त्वरित गति उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन इतनी ज्यादा टकराहटें हो रही हैं कि बार बार इनका वेग शून्य हो रहा है, और इस कारण से ये असल में नियत औसत वेग से आगे बढ़ने लगते हैं, नियत औसत वेग से आगे बढ़ने लगते हैं, और इसी नियत औसत वेग को बच्चों अनुगमन वेग कहते हैं। ये चीज अनुगमन वेग, क्या इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है, बल लगाने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन त्वरण यानी वेग में परिवर्तन हो तो रहा, वेग बढ़ रहा है, लेकिन टकराने के कारण वेग फिर शून्य हो रहा है, फिर वेग बढ़ा टकरा के शून्य हो गया, फिर वेग बढ़ा टकरा के फिर शून्य हो गया। तो इसका हमने औसत वेग निकाला, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का हमने औसत वेग निकाला है जो कि नियत है, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन असल में नियत औसत वेग से आगे बढ़ रहा है, और इसी नियत औसत वेग को बच्चों कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक, तो ये नियत औसत वेग किसकी वजह से आया है, जब विद्युत क्षेत्र अंदर गया है, यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नियत औसत वेग से आगे बढ़ रहा है, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने से इसके विपरीत दिशा में चालक के अंदर विद्युत धारा बनने लगती है। क्यों, क्योंकि हमेशा के लिए विद्युत क्षेत्र अंदर बनेगा, जब तक विभवांतर है, बैटरी है, हमेशा के लिए अंदर विद्युत क्षेत्र बनेगा, हमेशा के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, हमेशा के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करेगा, और हमेशा इलेक्ट्रॉन नियत औसत वेग से विपरीत दिशा में गति करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में धारा हमेशा के लिए बनती रहेगी। तो बच्चों इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से प्रवाहित होता है। अरे भाई विद्युत क्षेत्र आया तभी इलेक्ट्रॉन बहा, लेकिन इसकी बहने की स्पीड क्या है, नियत औसत वेग, इसी को कहते हैं अनुगमन वेग। परिभाषा क्या है कि अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बहने लगता है या प्रवाहित होने लगता है। ये है अनुगमन वेग की परिभाषा। क्या बोला हमने, ऊपर वाला मिटा दे, ऊपर वाला काम खत्म, काम तो सब कुछ खत्म हो गया है। अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से प्रवाहित होता है। प्रवाहित यानी बहता है, ठीक है। तो नियत, ये जो अनुगमन वेग है, नियत औसत वेग होता है
जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से प्रवाहित होने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण। बच्चों अनुगमन वेग को इसे स्मॉल v नीचे d, अनुगमन वेग को vd से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण विद्युत धारा बनती है। आवेश प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन भी तो आवेश से जाता है, कहां बोल सकते हो आप। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण विपरीत दिशा में विद्युत धारा बनती है। ठीक है, तो पूरी कहानी क्या है, जब हमने चालक तार के सिरों पर बैटरी लगाया, यानी चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न किया, तो विभवांतर उत्पन्न करने से चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगने लगा, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगा, और त्वरित गति करने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग जो पहले शून्य था वो बदल गया। हाँ, वह नियत औसत वेग से आगे बढ़ने लगा, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है भैया, पहले तापी वेग कितना था, शून्य था, लेकिन विद्युत क्षेत्र के कारण, बल के कारण, त्वरण के कारण इसका वेग बदल गया, और इसी वेग के कारण अब ये शून्य नहीं रह गया, अब ये आगे यानी विस्थापन आ गया, आगे बढ़ने लगा, और इसी के बढ़ने से विद्युत धारा विपरीत दिशा में बहने लगी। ठीक, तो एक चीज देखिए, विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में बनता है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करता है, और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बनती है। मतलब मैं कह सकता हूं विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में बनता है उसी दिशा में धारा बनती है। विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में बनता है उसी दिशा में धारा बहती है। ठीक, और विद्युत क्षेत्र हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बनता है, ये भी आप देख लीजिए, और धारा भी तो देखिए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बनती है। सही है, और इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, जो आज तक जितना पढ़ा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये चीज है। चलिए अब इसका डेरिवेशन करना है, हमको डेरिवेशन करना है। लिख लीजिए इसको, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। फेल हुआ, अच्छे से होना चाहिए। एग्जैक्टली क्या होता है चालक तार के अंदर, ये होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण चालक के अंदर विद्युत धारा बहती है। अच्छा, एक चीज और आएगा, उसकी परिभाषा लिख लो, विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन गति करता है असल में धनायनों से टकराता हुआ गति करता है ना, धनायनों से टकराता हुआ गति करता है। इलेक्ट्रॉन है धनायनों से टकराता हुआ गति करता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो धनावेशित हो जाएंगे पूरे परमाणु, उसे मैं कह रहा हूँ धनायन है, धनावेश। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से मान लीजिए निकला तो यहां टकराएगा, ठीक, फिर यहां से निकला तो यहां टकराएगा। तो देखिए ध्यान से, मैं केवल इन दो टकरों की बात कर रहा हूं। यहां से निकला यहां टकराया, अब टकराया कि यहां निकला यहां टकराया, तो इन दोनों टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लगता है उस समय को कहते हैं बच्चों विश्रांति काल। दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय को विश्रांति काल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकला, यहां टकराया, यहां टकराने के बाद यहां टकराया, आगे तो बढ़ रहा है ना, टकराते हुए आगे बढ़ रहा है, तो दो लगातार टक्कर के बीच लगा समय, यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं विश्रांति काल, उसे कहते हैं विश्रांति काल। अब भैया प्रत्येक इलेक्ट्रॉन भी तो टक्कर कर रहे होंगे, अभी पहले इसको लिखते हैं। क्या कहा हमने, दो क्रमागत टक्करों
के बीच के समय अंतराल को, या वही लगा समय अंतराल को, है ना, दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है ना। भाई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो धनायन कर रहा था, वो गति कर रहा है, तो पहले टक्कर हुई, फिर दूसरी टक्कर हुई, दोनों टक्कर के बीच लगा समय अंतराल को कहते हैं विश्रांति काल। इसे टाउ है, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, समय ही है। अगर इसका मात्रक पूछेगा, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, विभेद सूत्र m0 L0 t समय है। ये क्या वेग है, ये असल वेग है, वेग का राशि सदिश मात्रक मीटर प्रति सेकंड, विभेद सूत्र LT-1, ये वेग ही है जो पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, ये अनुगम वेग है, ये समय है विश्रांति काल। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं पहले इलेक्ट्रॉन को दो टक्कर के बीच लगा समय टाउ1, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर लगा समय टाउ2। इस प्रकार पूरे चालक के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फिर टक्कर करेंगे, सभी टक्कर करेंगे, और दो लगातार टक्कर के बीच के समय अंतराल को ही कहते हैं विश्रांति काल। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मैंने विश्रांति काल दिया। अगर मैं इसका एवरेज निकाल लूं तो इसे कहते हैं औसत विश्रांति काल, औसत विश्रांति काल। ठीक ना। अगर मैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को दो टक्कर के बीच लगा समय निकाल लूं, उसे कहते हैं औसत विश्रांति काल। ये हमको काम देगा। ठीक ना। दो लगातार या दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं। ये चीज इसे कहते हैं विश्रांति काल। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की विश्रांति काल का योगफल बटे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन संख्या का औसत काल आ गया, औसत विश्रांति काल, ये हो गया। चलिए अब अनुगमन वेग के लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। भैया अनुगमन वेग का मान कितना होता है, अनुगमन वेग का मान कितना होता है, भैया अनुगमन वेग का मान Vd बराबर कितना होता है, E v टाउ औसत, अभी हम निकालना औसत समय अंतराल, टाउ औसत बटे ml, ये होता है बच्चा लोगों अनुगमन वेग। और जो हमने कहानी बताई थी उसी कहानी के साथ काम करेंगे पूरा डेरिवेशन, तो आपसे बन जाएगा। क्या हमने कहानी बताई थी, कि सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक चालक तार लिया हमने, ठीक, एक चालक तार लिया हमने। अब चालक तार के दोनों सिरे को, नहीं, अभी चालक तार के अंदर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। तापी चाल से गति कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। इनका तापी वेग शून्य है और औसत तापी वेग वह भी शून्य है। तो एक काम करते हैं, चालक के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग मैं निकाल के लिख दे रहा हूं। क्या होता है औसत तापीय वेग, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, क्या हो जाएगा बच्चों, U1 प्लस U2 प्लस और ढेर सारे हैं, आखिरी वाला हो गया UN बटे जितने इलेक्ट्रॉन n हो गया शून्य। देखा था ना हमने कि अगर केवल चालक है, कटा हुआ तार है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, चाल है उनकी, लेकिन औसत वेग इनका शून्य होता है, ठीक है। अच्छा, इस चालक की लंबाई को मैंने कह दिया L, इस चालक के क्षेत्रफल को मैंने कह दिया कैपिटल A, ठीक। अब इस चालक के दोनों सिरों को मैं बैटरी से जोड़ूंगा, तो बैटरी से जोड़ने पर क्या होता है, चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ये धनात्मक सिरा उच्च विभव हो जाएगा, ऋणात्मक सिरा निम्न विभव हो जाएगा, ठीक।
तो हमने क्या किया, चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर दिया। अच्छा, चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करने से क्या होगा, ये धन सिरा ऋण सिरा, यानी चालक के अंदर बच्चों लोगों विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, सही ना भाई, प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस है ये माइनस है, अंदर विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और विभवांतर उत्पन्न हो जाने से चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए फिर चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने से उसके अंदर, चालक के अंदर, उसके अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सोचिए तो। हमने जस्ट इसके पहले अध्याय 2 में विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध पढ़ा था, अगर याद हो आपको। फिर हमने इसको और लिखा था, E बराबर dV बटे dr। इसी का प्रयोग करेंगे भैया, विभवांतर लगाने से इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये चीज था असल में। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, विद्युत क्षेत्र यानी E बराबर dV, यानी मैं विभवांतर को बोल रहा हूँ कैपिटल V, विभवांतर को मैं कैपिटल V बोल रहा हूँ। अरे विभवांतर भी तो एक विभव ही है, विभवांतर को मैं यहाँ पे कैपिटल V बोल रहा हूँ। मान लो यहाँ का विभव, मान लो यहाँ का विभव V है, यहाँ का विभव शून्य है, तो V माइनस शून्य, विभवांतर V आएगा। ठीक है, तभी तो विद्युत क्षेत्र उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बनेगा, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता रहेगा। ये विभवांतर बटे 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 बटे, ये क्या, दूरी यानी चालक की लंबाई। विभवांतर दोनों सिरों पर बन रहा है, दोनों सिरों के बीच की दूरी L है। तो इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है विभवांतर लगाने से, इतना E बराबर V बटे L, इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है चालक के अंदर विभवांतर लगाने से। एक सिरा V हो जाएगा, दूसरा सिरा शून्य हो जाएगा। तभी तो हमेशा धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बनती रहेगी, यही कहिए हमेशा इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बैटरी लगाई, विभवांतर उत्पन्न किया, विभवांतर उत्पन्न हो जाने से चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र बन गया, इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न हो जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है। कितना बल लगता है ना, QE। अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है, तो इस आवेश पर बल लगता है कितना, QE। यहाँ पे आवेश कौन, इलेक्ट्रॉन है, E आवेश, कितना बल लगेगा। अब विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर EE, सही है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगेगा, कितना, F बराबर EE। ठीक है, अब अगली कहानी क्या थी कि जैसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। चलिए त्वरण उत्पन्न कराते हैं। बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण कितना होता है भैया, हमें एक चीज पता है भैया, बल बराबर ma होता है, बल बराबर ma होता है। तो मैं A यानी त्वरण बराबर F बटे m लिख सकता हूं, त्वरण बराबर F बटे m। m क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, त्वरण हो गया बच्चों यहाँ पे F बटे m, सही है। अच्छा, यहाँ पे बल कितना लग रहा है, देख यहाँ से बल है आपका E और बटे m। ठीक है, आगे 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 E है, विद्युत क्षेत्र कितना बन रहा है यहाँ पे, V बटे L, विद्युत क्षेत्र V बटे L, विद्युत क्षेत्र यानी V बटे L और नीचे M भी है, इतना त्वरण लग रहा है यहाँ पे। त्वरण होता है बल बटे द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, तो बल बटे द्रव्यमान हो गया। बल कितना लग रहा है, E और बटे M है। अच्छा, E बटे M है ये,
विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है यहाँ पे, V बटे L, लिख दिया हमने V बटे L। इतना त्वरण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में लगता है, इतना त्वरण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के अंदर उत्पन्न हो जाता है, इतना त्वरण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के अंदर बच्चों उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे त्वरण उत्पन्न होता है तो हमें पता है तापीय वेग के कारण उसके अंदर प्रारंभिक वेग था, शून्य था। फिर विद्युत क्षेत्र के कारण, बल के कारण त्वरण कण इसके वेग में परिवर्तन आ गया है ना, यानी वेग में परिवर्तन आया, जिसे हम कहेंगे अंतिम वेग, कैपिटल स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन गति करने लगा, तो यहाँ पे हम गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक ठीक, त्वरण के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा बदल जाएगा। तो हमने कह दिया वेग को v बराबर u प्लस at। याद आया गति का पहला समीकरण, तो हम लोग गति का समीकरण लगाएंगे, क्यों, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति कर रहा है, ये वाला समीकरण लगाएंगे। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें v1, है ना। अब पहले इलेक्ट्रॉन का तापीय चाल u1, अरे प्रारंभिक चाल क्या थी, पहले इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था ना तापीय चाल से, इसको मैंने कह दिया u1। ठीक, और जैसे विद्युत क्षेत्र लगाया, बल लगा, त्वरण लगा, तो उसकी चाल बदल गई, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग है। हाँ, प्रारंभिक वेग शून्य है, ये अंतिम वेग है। ये त्वरण जो त्वरण उत्पन्न हो गया। और समय यहाँ पर क्या है, समय यहाँ पे क्या है, विश्रांति काल। ठीक है, समय यहाँ पे क्या है, विश्रांति काल। दो टक्कर के बीच लगा समय कहलाता है विश्रांति काल। यहाँ पे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग इस प्रकार से आएगा। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वेग v2 बराबर u2 प्लस a टाउ 1 है, ये टाउ 2 है। अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और अलग अलग इलेक्ट्रॉन का वेग अलग अलग हो सकता है। हम तो औसत वेग लेते हैं जो कि नियत होता है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग बदलेगा, हम कह रहे हैं आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन का जो वेग हो जाएगा वो un प्लस a टाउ n हो जाएगा। त्वरण सबका सेम रहेगा। त्वरण कौन दे रहा है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एक समान है, विद्युत क्षेत्र एक समान बनेगा, त्वरण भी एक समान होगा। हाँ, टकराहटों पर डिपेंड करता है वेग, यानी टकराहट यानी समय बदलेगा और वेग बदलेगा, ये हो सकता है। ठीक है, अब सबको जोड़ दें, अब सबको जोड़ देंगे भैया, भाई सभी वेग का औसत, प्रत्येक वेग का औसत, औसत वेग को ही तो अनुगमन वेग कहते हैं, औसत वेग को ही तो अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग, औसत वेग को ही तो बच्चों अनुगमन वेग कहते हैं। क्या, v1 प्लस v2 प्लस 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 vn बटे n, ये औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। जिस नियत औसत वेग से आगे बढ़ता है, नियत औसत वेग से आगे बढ़ता है, उसे कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, जब हमने विभवांतर लगाया, विभवांतर लगाने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल लगा। अब बल के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में त्वरित गति आ गई, त्वरण के आ जाने से क्या होता है, उसकी चाल यानी उसका वेग बदल गया, और सभी वेग का औसत कहलाता है अनुगमन वेग। यही पूरी कहानी थी। ठीक है, तो निकालते हैं औसत वेग, यही कहलाएगा आपका अनुगमन वेग। चलिए निकालते हैं, Vd बराबर v1 का मान कितना है, ये चीज है, कितना, u1 प्लस a टाउ 1, फिर v2 का मान कितना है, u2 प्लस a टाउ 2 प्लस फिर ढेर सारे इलेक्ट्रॉनों का वेग, फिर आखिरी इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा, vn का मान un प्लस a टाउ n, है ना, ये चीज आखिरी चीज है। अब बटे 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 n, औसत निकल जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, u1 प्लस u2 प्लस u1, इनको मैं अलग लिख सकता हूं, है ना भाई, u1 प्लस u2 प्लस ढेर सारे इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग u1 के बटे में n लिख सकता हूं, भाई इस पूरे के बटे n है। और फिर अलग से मैं लिख सकता हूं
ए सब में कॉमन है क्या, देखिए ध्यान से, ए सब में कॉमन है, ए मैंने कॉमन निकाल लिया, बचेगा अंदर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस प्लस ढेर सारे टाउ एन। अब बटे इसके भी एन हो जाएगा, पूरे के बटे एन है, तो मैंने इन्हें अलग कर दिया और इन्हें अलग कर दिया, ठीक है। अरे मैंने इन्हें अलग कर दिया, बटे एन लिख दिया, और इन्हें अलग कर दिया मैंने, बटे एन लिख दिया, करेंगे तो ये सेम चीज है, चीज नहीं है। अच्छा ध्यान से देखिए, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये सॉरी एन है, एन है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये चीज है औसत तापी वेग, शून्य होता है, शून्य होता है। प्लस त्वरण क्या चीज है, ये त्वरण, त्वरण कितना आया है, ई भी बटे एम एल। अरे टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ एन बटे एन, ये तो औसत विश्रांति काल हुआ जो हमने बताया था, तो वो परिभाषा में औसत विश्रांति काल आ जाएगा टाउ एवरेज। तो ये आ गया बच्चों अनुगमन वेग, कितना, वीडी बराबर ई भी टाउ एवरेज बटे एम एल, ये होता है अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, ये है अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, ये है अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये होता है अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, नोट कर लीजिए फटाफट, अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, नोट कर लीजिए। अब अगली चीज पढ़ेंगे, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, बेटा इसको, अगली चीज पढ़ेंगे जो कि बहुत पूर्ण है, अनुगमन वेग और धारा वेग, धारा विद्युत धारा में संबंध, कि भैया इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण ही विद्युत धारा बनती है ना, तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध पढ़ेंगे, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध पढ़ेंगे, तो रीडिंग डालिएगा, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। कभी कभार पूछता है अनुगमन वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा विद्युत धारा का संबंध स्थापित कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा ये चीज, यही चीज है, चालक तार है, बैटरी इसमें जोड़ दिया, बैटरी जोड़ने से क्या होता है, दोनों से उड़ता विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और मान लीजिए एल लंबाई की चालक तार है, इसके क्षेत्रफल ये है, ठीक, ठीक है, चलिए करते हैं दूसरा डेरिवेशन, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, इसमें अपन मानव लिख सकते हैं अगर चाहे तो, जो पिछले के लिए मानव ने नहीं लिखा था तो मानव में लिख दे रहा हूं, दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए सेम है, माना एल लंबाई का कोई चालक है, कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है, ए है, विभवांतर लगाने से चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, ताकि आप लिख सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग वीडी से गिरने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग वीडी से गति करने लगता है, गति करने
लगता है, जिसके कारण चालक के अंदर धारा बहने लगती है, धारा आई बहने लगती है। बस हो गई, काफी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चालक का चालक का आयतन कितना देखिए ध्यान से। चालक का आयतन क्षेत्रफल लंबाई, क्षेत्रफल ए है, लंबाई एल है, तो यही हो गया आयतन। मतलब क्षेत्रफल आपका ये है, यारे ये चालक का ये क्षेत्रफल और ये लंबाई कहलाया आयतन। चालक बेलनाकार है, बेलन का आयतन नहीं पता तुमको? बेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई को आयतन कहते हैं। बेलन है, आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, उसे कहते हैं आयतन। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं उसके एकांक आयतन में, एकांक आयतन यानी क्या होता है? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान से देखिएगा। बताइए मुझे, इस चालक के एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मान लो एकांक आयतन में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, मैं कहूंगा ना एकांक आयतन में 1 इलेक्ट्रॉन। मान लो एकांक आयतन में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो मैं कहूंगा 2 आयतन। मैं कहूंगा एकांक आयतन में 10 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 10 गुणे आयतन। मैं कहूंगा एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन हुआ, तो n गुणे आयतन, है ना? इस पूरे आयतन में, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब n इलेक्ट्रॉन तो है, उसमें आवेश भी तो होना चाहिए, हमें आवेश चाहिए सर में, आवेश। आवेश, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं भैया, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश? एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश? तो आप बता देंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। मैं आपसे पूछूंगा 2 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, तो आप आसानी से बता देंगे, हाँ 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। मैं आपसे पूछूंगा 3 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, तो आप बता देंगे 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। मैं आपसे पूछूंगा एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में कितना आवेश, तो आप बता देंगे एकांक आयतन गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश। सही है, सही है, सही है। तो मैं इसको लेके चलूंगा भाई, NaL तो है ही, साथ में ये आवेश इसका इलेक्ट्रॉन, तो मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, है ना? कि एकांक आयतन में कितना आवेश, एकांक आयतन में कितना आवेश, कितना हो जाएगा? NaL गुणे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां लिखने वाला हूं एकांक आयतन में, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा यानी कैपिटल क्यू। तो ये आवेश को अपन कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूरे एकांक आयतन में कितना आवेश है, कैपिटल क्यू। कितना कितना देखिए ध्यान से, NaL इंटू ई, NaL इंटू ई। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, और इस पूरे n इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश, तो कहलाएगा टोटल आवेश। टोटल आवेश, केवल इलेक्ट्रॉन होने से कुछ नहीं होता है, आवेश भी चाहिए, तो मुझे टोटल आवेश चाहिए। एकांक आयतन में कितना आवेश, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने कहा भैया 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, तो एकांक आयतन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आवेश, एकांक आयतन के इलेक्ट्रॉन गुणे आवेश। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एकांक आयतन में कितना आवेश है, मुझे सब निकालना क्या है? धारा निकालना। देखिए धारा निकालना, धारा होता है QT, तो Q तो मुझे मिल गया, T और चाहिए। T मतलब ये है कि मान लो आवेश यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा रहे हैं भाई, आवेश की गति करने से धारा बनती है, तो आवेश यहां से यहां तक पहुंचने में, या ये समझिए आवेश को 1 सेकंड में, या 1 सेकंड कितना आवेश बह गया, उल्टा सबसे तरीका, आवेश को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, सबसे बड़ी तरीका ये, आवेश को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, ये सबसे बड़ी तरीका है।
आवेश को यहां से दूसरी, आवेश ऐसे घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है, तो आवेश यानी इस पूरे आवेश यानी इस पूरे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, निकाल लीजिए, वो टी है। क्या हमने कहा, इसी पूरे आवेश को इसी पूरे आवेश को एल लंबाई, सही ना, एल लंबाई के चालक में गति करने में लगा समय, कितना समय लगा होगा, लगा समय। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या हमने कहा, इस पूरे आवेश को इस कोने से इस कोने तक आने में कितना समय लगा होगा, भाई इतनी लंबाई चला है पूरा, तो इतनी लंबाई के बराबर समय लगा होगा। समय कैसे निकालते, नहीं पता भैया, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। यहाँ पे वेग क्या है, अनुगमन वेग है, तो मैं समय लिख सकता हूँ, समय बराबर दूरी बटे अनुगमन वेग। मैं लिख सकता हूँ समय बराबर दूरी बटे अनुगमन वेग, यानी इस पूरे आवेश को एल दूरी तय करने में कितना समय लगा है, कितना समय लगा है, कितना समय लगा, टी बराबर एल बटे वी डी, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं, इसलिए हमने वी डी लिखा है। और मुझे अनुगमन वेग धारा में एक संबंध बताना है, तो अनुगमन वेग तो लेना पड़ेगा। बस हो गया, अब निकाल लो भैया, असल में पूरे चालक के अंदर इतना आवेश बह रहा है, इतने समय तक बह रहा है, और आवेश बटे समय कहलाता है धारा, यानी उतनी धारा बन रही होगी। तो अब निकाल सकते हैं धारा, धारा बराबर होता है क्यू टी। क्यू कितना है, देखिए ध्यान से, एन ए एल इंटू ई, ये क्यू है, ये क्यू है, एन ए एल इंटू ई, ये समय, समय यानी क्या हो गया, एल बटे वीडी, ऊपर पहुंच जाएगा, वीडी ऊपर पहुंच गया, एल से एल मर गया, आ गया धारा बराबर क्या क्या गया है, क्या क्या है, वीडी इंटू ई एन ए, सही है, वीडी इंटू ई एन ए, वीडी इंटू ई एन ए, एल से कट गया, ये आया है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध ये होता है। क्या किया हमने, पहले हमने बताया कि चालक का आयतन कितना है, तो यही आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कहते हैं, क्षेत्रफल आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कहते हैं आयतन, तो ये है, इसको मैंने मान लिया आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई कहला गया आयतन। अब मैं कहा भैया एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन है, भाई ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने कहा कि एकांक आयतन के इलेक्ट्रॉनों में कितना आवेश, एकांक आयतन के इलेक्ट्रॉनों में कितना आवेश, एकांक आयतन के इलेक्ट्रॉनों में कितना आवेश, ये ई यानी क्या, आवेश है, आवेश, तो ये आ गया इतना आवेश, यानी टोटल यहाँ पे एकांक आयतन में इतना आवेश है, और जितना आवेश है उतना ही आवेश यहाँ पे अनुगमन वेग करेगा, जितना आवेश है उतना आवेश यहाँ पे अनुगमन वेग करेगा। तो हमने कह दिया भैया इस पूरे आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, तो समय क्या होता है, दूरी बटे वेग, दूरी बटे वेग, बस क्यू बटे टी आगी धारा, यानी असल में इतना आवेश को, इतने आवेश को बहने से इतनी धारा बनती है, ये है अनुगमन वेग और धारा संबंध। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से विद्युत धारा बनती है, कितना, आई बराबर बी डी ई एन ए, ये है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। अच्छा एक चीज और पूछता है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व, पहले लेक्चर में पढ़ा था, धारा घनत्व में संबंध भी पूछ लेता है। अरे कुछ भी पूछ सकता है भैया, संबंध, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध कुछ भी पूछ सकता है। तुम्हें पता है धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, जे बराबर आई बटे ए, है ना, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा आपने निकाल लिया, कितना निकाला, वी डी इंटू ई एन ए बटे ए, तो ए से मर गया, आ गया धारा घनत्व कितना, वी डी इंटू ई एन, इतना होता धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध।
तो कभी कभार पूछ लेता है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध बताओ और उसकी सहायता से धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताओ। तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, पहले ये पूरा करना है फिर ये करना। ये बच्चों अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध यहाँ तक, I बराबर BD यानी इसको आपको याद याद रखना आपको, ठीक। और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में ये संबंध होता है, ये कट जाएगा बस, ये है। अगली चीज है, अब बस थोड़ी थोड़ी चीज और बची होगी, मिटा दें, नोट कर लीजिए, मिटा दें। अगली चीज है गतिशीलता, मोबिलिटी। ये आखिरी चीज है, गतिशीलता, मोबिलिटी। गतिशीलता डालिएगा, गतिशीलता ये भी अनुगमन वेग से संबंधित है, इसलिए बता रहे हैं साथ में। गतिशीलता, गतिशीलता जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज है गतिशीलता? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एकांक विद्युत क्षेत्र, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग के परिमाण को गतिशीलता कहते हैं। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग के परिमाण को मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। भाई गतिशील कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसे कहते हैं गतिशीलता, किसका? इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि जो चालक तार है धनावेश में गति नहीं करता है, इसमें कौन करता है गति? केवल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गतिशील कहलाएगा। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल दो चीजें गति करते हैं, हम लोग आखिरी अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों गतिशीलता में आएंगे। फिर हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। क्या है? प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग के परिमाण को गतिशीलता कहते हैं। बस क्या? प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग के परिमाण को गतिशीलता कहते हैं, है ना। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग के परिमाण को गतिशीलता कहते हैं। ये चीज है गतिशीलता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मात्रक आ जाता है, मात्रक आ जाता है। मात्रक क्या है? गति का मात्रक क्या? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? याद करो, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या था? विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है बच्चों विभवांतर बटे दूरी से निकाला था। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। याद आया? तो नीचे विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पे आ जाएगा वोल्ट और मीटर ऊपर पहुंच गया, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे विद्युत क्षेत्र है तो वोल्ट प्रति मीटर। तो इस प्रकार से गतिशीलता का मात्रक आ जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। सेकेंड को आप बाद में लिख सकते हैं ऐसे, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। ये होता है गतिशीलता का मात्रक, ये होता है गतिशीलता का मात्रक। तो देखिए ध्यान से, आगे मैं गतिशीलता कैसे लिख सकता हूँ? क्या आगे मैं गतिशीलता को कैसे लिख सकता हूँ? वीडी 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 क्या होता है? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का मान अभी हमने निकाला है ई भी टाउ एवरेज बटे ml। ये है अनुगमन वेग और इंटू ई। सही है, ये भी मैं लिख सकता हूं। ये चीज भी है गतिशीलता। सही है, सही है, एकदम सही है ना भैया। अनुगमन वेग कितना होता था? ई भी टाउ बटे ml और नीचे क्या चीज है? विद्युत क्षेत्र। एक चीज पूछता है कि अनुगमन वेग नहीं, धारा और विद्युतशीलता में संबंध, ये पूछ लेता कभी कभार। धारा और विद्युतशीलता में संबंध, सॉरी गतिशीलता में, सॉरी धारा और गतिशीलता में संबंध, और गतिशीलता में संबंध।
अभी हमने धारा और अनुगमन वेग का संबंध दिखाया था, आई बराबर वीडी ई एन ए, सब कुछ हम यहीं से लेकर चलेंगे, ध्यान रखना सब कुछ हम यहीं से लेकर चलेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं इससे क्या, वीडी बराबर म्यू इंटू ई, लिख सकता हूं इसको मैं, वीडी बराबर म्यू इंटू ई। तो यहाँ पे वीडी का मान हो जाएगा आई बराबर वीडी का मान म्यू इंटू ई, फिर ई एन ए। ये होता है बच्चों धारा और गतिशीलता में संबंध, धारा और गतिशीलता में ये संबंध होता है। बस हो गया, आज के लिए इतना ही। अब अगले वाले लेक्चर में शायद ओम का नियम आ जाए। जय श्री राम।